द फर्स्ट लेजेंडरी बीस्ट मास्टर। अध्याय 811 डे आउट। काल का जुलूस आज भीड़ के साथ अच्छी तरह घुल मिल गया। गिल्ड के कई सदस्य बड़े समूहों में खरीदारी, भोजन या लॉर्ड के भाषण की तैयारी में महल के चारों ओर इकट्ठा हुए थे। उनके पास शुरू होने में 10 मिनट बाकी थे, लेकिन पहले से ही शहर के कई शीर्ष अधिकारी महल के मुख्य दक्षिणी द्वार के सामने एक बड़ी बालकनी पर एकत्र थे। उन्होंने मुख्य द्वार को समुद्र की ओर क्यों चुना, जो कि सबसे संभावित आक्रमण बिंदु था, ये काल के लिए एक रहस्य था। लेकिन इससे चीजें सुविधाजनक हो गईं, क्योंकि शहर के संस्थापक की मूर्ति के साथ एक बड़ा चौक था, एक भूरे रंग का ऑकिश जादूगर जिसका नाम समय के साथ बहुत पहले ही तख्ती से मिटा दिया गया था। काल ने शक्ति की बाढ़ महसूस की, क्योंकि लॉर्ड बालकनी पर दूसरों के साथ शामिल हो गए और उन्हें एहसास हुआ कि जब वह शहर के ऊपर लड़ रहे थे तो उन्होंने उस दानव की असली ताकत को बहुत कम आंका था। अब जब वह टोटेम रैंक के गवर्नर और जिला अधिकारियों के बगल में खड़ा था तो यह स्पष्ट था कि वह उनसे एक रैंक से ज्यादा ऊपर था। हालांकि उसकी शक्ति का अंदाजा लगाने की कोशिश करना कुछ हद तक सूरज को घूरने जैसा था। इस हद तक अंधा कर देने वाला कि एक अधिपति के नीच दृष्टिकोण से विवरण को समझना असंभव था। भगवान ने अपना गला साफ किया और अपना भाषण शुरू किया। मेरी शादी की 407वीं सालगिरह मनाने के लिए इकट्ठा होने के लिए आप सभी का धन्यवाद। ये काफी घटनापूर्ण वर्ष रहा है। मेरे परिवार में 3 बच्चों का जन्म हुआ है और इसके परिणामस्वरूप बच्चे पैदा होने से शहर की दायों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। लेकिन यह नवाचार, विकास और बहादुरी से लड़ी गई लड़ाइयों का भी वर्ष रहा है। मैं यहाँ बॉम्बोन बेड़े के खिलाफ शहर की रक्षा से कई चेहरों को पहचानता हूँ। एक ऐसी लड़ाई जिसमें पिछली सदी में किसी भी पूर्ण आक्रमण से सबसे कम नुकसान हुआ था। उस दिन नायक बने थे और कई अपनी सीमाओं को तोड़कर एक नए पद पर पहुंचने में कामयाब रहे। दुर्भाग्य से सब कुछ सकारात्मक नहीं रहा। 3 वर्षों में पहली बार हमारे पास एक गिल्ड युद्ध था जो शहर तक फैल गया। मुझे बताया गया है कि 2 मेजबानों की लड़ाई के बाद की स्थिति पहले ही ठीक हो चुकी है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि भविष्य में शहर में हर कोई बेहतर व्यवहार करेगा। वह रुका और काल ने महसूस किया कि भगवान की नज़र उस पर है। उसने थोड़ा झुककर प्रणाम किया और भगवान ने नरमी दिखाई, फिर अपना भाषण जारी रखा। हमारे सबसे गौरवशाली द्रोध राष्ट्र ने पिछले साल की तुलना में इस साल 10% अधिक शादियां मनाई हैं, जो न केवल राजधानी में बल्कि पूरे देश में एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। अब मैं अपनी शर्माती हुई दुल्हन के पास लौटूंगा और शहर के मंत्रियों को बोलने दूंगा। काल को लगा कि यह लॉर्ड के लिए एक असाधारण रूप से छोटा भाषण था। गवर्नर चौंक गया और फिर नाराज हो गया, क्योंकि किसी ने उसे तैयार नोटों का एक पूरा ढेर दिया, जबकि लॉर्ड अपने घुटने पर एक छोटे काले राक्षस बच्चे को उछालने के लिए बैठ गया। बच्चा छोटा था, माता पिता के आकार के बावजूद एक मानव नवजात शिशु की तरह। ये पंख वाला भी था, हालांकि वे कमजोर ढंग से फड़फड़ाते थे, अभी तक उड़ान भरने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं थे। जब आपका बच्चा उड़ सकता है तो घर को बच्चों के लिए सुरक्षित बनाना एक अलग तरह की चुनौती होती है। जब गवर्नर लॉर्ड के दिल को छू लेने वाले भाषण को पढ़ रहा था तो भीड़ हंसने से बचने की पूरी कोशिश कर रही थी, जबकि गवर्नर की पत्नी मैडम शिन ने भाषण में व्यक्त किए गए मीठे प्यार पर हंसने से बचने की कोशिश की, जो पूरी तरह से किसी और के लिए था। लेकिन उस महिला को अपने पति को अपने नए कवच में तड़पते हुए देखना अच्छा लगा और वह सभी प्रशंसाओं का आनंद ले रही थी, जैसे कि वह उसे सब कुछ बताना चाहता था। राज्यपाल ने भाषण बदल दिया और अपना खुद का संबोधन शुरू किया। शहर के बारे में कई बातें बताईं, साथ ही अपनी पत्नी के लिए कुछ और मीठे शब्द कहे और अपने द्वारा पहने गए नए कवच के लिए धन्यवाद दिया। शहर के अधिकांश लोगों को पहले से ही पता था कि काल ने इसे हासिल कर लिया है, क्योंकि जब एक नए कमीशन किए गए कवच सेट को प्राप्त करने का उल्लेख किया गया तो भीड़ उसके समूह को देखने के लिए मुड़ी। काल के संवेदनशील कानों ने इस बारे में बहुत सी अटकलें सुनी कि इसकी कीमत क्या होगी, और फिर कुछ और लोग सोच रहे थे कि क्या अब ओवरलॉर्ड रैंक में कुछ ऐसा ही कमीशन करना संभव है जैसा कि काल ने आगे बढ़ाया था। उनके लिए यह विचार हास्यास्पद था। कस्टम ऑर्डर किए गए एपिक ग्रेड ओवरलॉर्ड रैंक कवच की कीमत अधिकांश छोटे कुलीन परिवारों की पीढ़ीगत संपत्ति से अधिक थी। आपको या तो यह विरासत में मिला है या आपको ये कभी नहीं मिला। केवल एक सेट खरीदना बेतुका था जब तक कि आपके परिवार के पास टोटेम या कई ओवरलॉर्ड न हो। भीड़ में मिठाइयाँ बेचने वाले विक्रेता घूम रहे थे और महिलाएं खुलेआम अपने साथियों को चॉकलेट खिला रही थीं। जब ओफेलिया ने लोट्स और मिक को चॉकलेट खिलाना शुरू किया तो काल अपनी हंसी रोक नहीं पाया। ये भीड़ में मौजूद दूसरी स्थितियों के बिल्कुल विपरीत था, जहां शारीरिक रूप से बड़े शर्मिंदा राक्षस अनिच्छा से काट रहे थे। लोट्स को मिठाई के प्रति अपने प्यार पर कोई शर्म नहीं थी। वह ओफेलिया की फर वाली उंगलियों से चॉकलेट चाट कर भी खुश हो रही थी, जिससे उनके आसपास के राक्षस शर्मा रहे थे और हंस रहे थे। मिक थोड़ा संयमित था और ओफेलिया द्वारा उसे चॉकलेट खिलाए जाने पर वह बुरी तरह शर्मा रहा था। लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा चॉकलेट नहीं खरीदी थी, क्योंकि उनके पास और भी योजनाएं थीं और वे डेब्यूटेंट शो देखने के लिए बोर्डवॉक पर जा रहे थे। अगर महल में भड़कीले और उत्सवी माहौल को देखकर लगता है कि वे एक शानदार अनुभव के लिए तैयार थे।
इस कार्यक्रम के लिए राक्षस पूरी तरह से तैयार थे और सड़कें किसी फैशन शो की तरह लग रही थीं। व्यापारिक जिले में अपना रास्ता बनाना कोई आसान काम नहीं था, इसलिए काल उन्हें दक्षिण की ओर डॉक पर ले गया। उनके पास बारबेक्यू चल रहा था और उनका समूह वहां रुक सकता था और कुछ नाविकों से मिल सकता था, इससे पहले कि वह महिलाओं को बोर्डवॉक पर उनकी नई नई राक्षसी आंखों की कैंडी देखने के लिए ले जाए। लेकिन जैसा कि पता चला, उन्हें इतनी दूर जाने की ज़रूरत नहीं थी। नाविकों के पास अपना खुद का संस्करण था और सभी युवा डॉक कर्मचारी अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में थे। त्वचा पर तेल लगा हुआ था और तराजू पॉलिश किए हुए थे, क्योंकि वे डॉक के चारों ओर सीटी बजाते और प्रशंसा के जयकारे लगाते थे, जिनके बारे में काल को दृढ़ता से संदेह था कि वे फैलाव की कामकाजी लड़कियां थीं। काल के समूह की महिलाएं जल्दी से मस्ती में शामिल हो गईं और युवा पुरुषों की गर्दन के चारों ओर फेंकने के लिए सस्ते कांच के मोतियों की लंबी मालाएं खरीदीं। हर कोने पर केक से भरपूर रम बह रही थी और काल उन्हें एक कोने में ले गया जहां युद्ध के दौरान जैसा ही धुआं गड्ढा स्थापित किया गया था। कसाई, तुम्हें फिर से देखकर अच्छा लगा। मैं पूरे गिल्ड समूह के लिए जो भी परोसूंगा उसे लूंगा। काल ने मोटे डायमंड का अभिवादन किया। ओह, ओवरलॉर्ड बनने पर बधाई। तुम्हें फिर से देखकर अच्छा लगा, युद्ध चैंपियन। क्या तुम वाकई उनके साथ नहीं जुड़ना चाहते? तुम अभी भी एक जवान आदमी हो। डायमंड ने मजाक किया। काल हंसा और अपना सिर उस ओर झुकाया जहां एक युवक को संदिग्ध पोशाक पहने दो युवतियां एक दुकान के पिछले कमरे में ले जा रही थीं। मुझे लगता है कि मैं किसी का अपमान करूंगा जब मुझे सबसे उत्सवी उत्सव को ठुकराना पड़े। कसाई हंसा। ठीक है, युवा तो युवा ही रहेंगे। आप चाहें तो बोर्डवॉक पर जा सकते हैं, लेकिन वास्तव में महिलाएं यहां डॉक पर ज्यादा मजा करेंगी। ये निश्चित रूप से सच था। दोपहर के बाद अभी कुछ ही समय था और पहले से ही दानव एक शराब पीने का खेल खेल रहे थे जहां आप अपने सींग से एक पूरा शॉट ग्लास अपने मुंह में फेंकते हैं बिना इसे गिराए। सिद्धांत रूप में जिसने सबसे ज्यादा शॉट पिया वह जीत गया। और एक और शॉट लिया। वहां संगीत भी बज रहा था, क्योंकि जहाज पर जो भी बार्ड और संगीत के प्रतिभाशाली दानव थे, उन्होंने एक अचानक जाम सत्र की व्यवस्था की थी। इससे लोग नाच रहे थे और आमतौर पर पागल हो रहे थे। कुछ ही समय में लोट्स ने मिक को उसके साथ गाने के लिए एक घाट के खंभे पर खींच लिया, एक पीने की धुन जो मुख्य रूप से शॉट्स शब्द की तरह लग रही थी जिसे हर नाविक जानता था। लयबद्ध पैर की थपकी और तुरही के संयोजन ने एक स्थिर ताल बनाई, क्योंकि भीड़ ने साथ में गाया और हजारों नाविक रम की बोतलों से पीते रहे। काल ने बोर्डवॉक के करीब लोगों को देखा जो डॉक पर भीड़ को अश्लील गीतों पर घृणा भरी नज़रों से देख रहे थे, फिर भ्रमित नज़रों से देख रहे थे, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि यह एक ग्रीन ड्रैगन पुजारी और लोलिता पोशाक में एक पिशाच था जिसके पास एक छत्र था और वह मंत्रोच्चार का नेतृत्व कर रहा था। नाविकों के साथ कुछ ठीक नहीं था, उन्हें यकीन था। कई कुलीन युवतियां वहां आकर दृश्य देखने के लिए ललचा रही थीं, लेकिन उपद्रवी पार्टी के कारण उनके माता पिता हर बार जब वे अस्पष्ट रूप से दक्षिण दिशा में मुड़ते थे तो उन्हें घूरते थे। गाना बदल गया और स्टॉम्पिंग एक नई लय में बदल गई जो धीमी और किसी तरह अधिक कामुक थी, लेकिन फिर भी तुरही और सैक्सोफोन के साथ थी, जिसने काल के विदेशी संगीत स्वाद के लिए एक बहुत ही अजीब अनुभव बनाया। लेकिन जल्द ही उसने खुद को दाना को अपनी बाहों में लेकर नाचते हुए पाया। भीड़ में घसीटा गया और बोतल से रम पीते हुए वे हंसते रहे और भीड़ में घूमते रहे। वे खुशी से नशे में थे और नाविकों के बीच नए दोस्त बना रहे थे जब एक महल की वर्दी में एक भयभीत दिखने वाला अधिकारी गोदी में आया और काल का ध्यान आकर्षित किया। अधिपति काल, क्या आपको लगता है कि मैं आपको कुछ पलों के लिए आपकी मौज मस्ती से दूर खींच सकता हूं? दानव ने पूछा। काल ने सिर हिलाया और भीड़ के किनारे चला गया, जहां दाना को कबाब और रम की एक ताज़ा बोतल दी गई। अधिकारी ने अपना गला साफ किया। आपको औपचारिक रूप से आपके साथी के साथ लॉर्ड की निजी गार्डन पार्टी में आमंत्रित किया गया है। क्या हम आपकी उपस्थिति की उम्मीद कर सकते हैं? हमारे पास कितना समय है? काल ने पूछा, पहले से ही अपने शरीर से शराब को जलाते हुए महसूस कर रहा था। पहले मेहमानों के आने से 1 घंटा पहले, पार्टी शुरू होने से 2 घंटे पहले। अधिकारी ने थोड़ा शर्मिंदा होते हुए समझाया। संभवतः वह काल को बहुत पहले ढूंढने का इरादा रखता था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह अपने पूरे गिल्ड के साथ डॉक पर होगा। ड्रेस कोड क्या है? काल ने पूछा। वे पहले से ही बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए थे क्योंकि यह पार्टी का दिन था। आपकी मौजूदा पोशाक चलेगी। यह एक अर्ध आकस्मिक कार्यक्रम है, लेकिन अधिकांश लोग प्रभावित करने के लिए कपड़े पहनते हैं। अधिकारी ने समझाया। उम्मीद है कि काल उसके शब्दों के पीछे के अर्थ को समझ जाएगा। भगवान ने उसे सीधे आमंत्रित किया था, जो एक बहुत बड़ा सम्मान था। लेकिन दानव थोड़ा चिंतित था कि काल पहले से ही इतना नशे में था कि वह बारीकियों की सराहना नहीं कर सकता था। सौभाग्य से राय ने उन्हें ढक रखा था और उसने उनके रूपांतरित शरीर के फर से मेल खाने के लिए काले और सफ़ेद रेशम में अतिरिक्त फैंसी मिलान वाली पोशाकें तैयार की थीं। दाना को यकीन था कि राय ने जो भी विचार पेश किया है वह उसे पसंद नहीं आएगा, लेकिन बहने वाली पोशाक सुंदर काले रेशम की थी जिस पर सफ़ेद कढ़ाई थी जो एक बेल पैटर्न बना रही थी।
यह एक दस्ताने की तरह फिट था और इसने कोहनी की लंबाई वाली आस्तीन के साथ सफ़ेद और लाल आभूषण को उजागर किया। काल को अपने कैसीनो गुंडे के लुक को काले बेस लेयर के ऊपर एक सफ़ेद सूट में बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा। उनके सूट पर बहुत कम काली कढ़ाई थी, कॉलर और कफ पर सिर्फ एक मकड़ी का जाला पैटर्न था, लेकिन उसने टाई में बुने हुए सभी मकड़ी के जाले के पैटर्न के साथ इसकी भरपाई कर दी थी। काल ने संक्षेप में दूसरों को स्थिति के बारे में बताया, फिर लामिया के अंगरक्षकों को समूह पर नज़र रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए बुलाया कि लोड्स को कैंडी के साथ अजनबियों द्वारा अपहरण न किया जाए, इससे पहले कि वह दाना को कुछ अंतिम मिनट की तैयारी के लिए ले जाए। डॉक से थोड़ी दूर पर एक ब्यूटिशियन थी और वे महल के द्वार की ओर जा रहे थे। वे घंटों से पार्टी कर रहे थे। थोड़ा सा परफ्यूम और कपड़ों का एक बदलाव उन्हें बेहतर महक दे सकता है, लेकिन नए लोगों से मिलने से पहले उनके फर को थोड़ा ब्रश और पॉलिश की ज़रूरत हो सकती है। सौभाग्य से सैलून के कर्मचारियों ने तुरंत समझ लिया कि वे एक औपचारिक कार्यक्रम में जा रहे थे और केवल उस तरह की उत्सव सजावट की तलाश में नहीं थे जो पार्टी में जाने वाले कई लोग पा रहे थे। जब तक वे किसी तरह के सुखद महक वाले फर कंडीशनर से पूरी तरह से ब्रश हो गए और फिर से तैयार हो गए, तब तक मेहमानों को महल में पहुंच जाना चाहिए था। ये देखने का समय था कि स्थानीय सेलिब्रिटी के कितने लोग जानते थे कि वे कौन थे। जब काल और दाना पहुंचे तो गार्डन पार्टी के लिए महल में जाने के लिए वीआईपी मेहमानों की एक छोटी सी कतार लगी हुई थी। कर्मचारी चाहते थे कि उनमें से प्रत्येक जोड़े के रूप में रेड कारपेट पर चले ताकि भीड़ को उन्हें अच्छी तरह से देखने का समय मिल सके। इससे प्रगति धीमी हो गई, लेकिन जब भीड़ ने किसी को पहचाना तो उनकी जय जयकार बहरी थी। वे सभी अपने टाइटल और गिल्ड टैग चालू कर रहे थे, इसलिए काल ने भी ऐसा ही किया और चुपचाप दाना को चेतावनी दी कि अगर वह कर सकती है तो वह भी ऐसा ही करे। बंगा सिटी के पूर्व लॉर्ड काल, डार्कलाइट होस्ट के ग्रैंड वॉर चैंपियन। दाना, डार्कलाइट होस्ट के बैटल मैच। नाम और टाइटल सक्रिय होने से पार्टी के अंदर नए लोगों से मिलना भी बहुत आसान हो जाता था। वहां मौजूद हर कोई एक अधिपति या किसी एक का मेहमान था, जिसका मतलब था कि उनमें से ज़्यादातर व्यवसाय चलाते थे या बड़ी मात्रा में संपत्ति के मालिक थे। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, उसके सामने कुछ लोग रईसों, द्रोद के दूसरे शहरों के सिटी लॉर्ड्स और यहाँ तक कि कुछ जहाज़ के कप्तानों से मिलने आए थे जो अपनी उपाधियों के कारण जाने जाते थे। काल की बारी आई और उसने दाना के लिए अपनी बाह लपेटी ताकि वे आराम से लाल कालीन पर टहल सकें। दाना को बहुत कम लोगों ने पहचाना क्योंकि उसे डॉग पर लड़ाई के लिए रूपांतरित नहीं किया गया था, लेकिन कई लोगों ने काल को पहचाना और वे दूसरों को बता रहे थे। उपाधियों के सक्रिय होने से उन्हें यह पता चल गया कि दाना कौन है, इसलिए भीड़ ने मान लिया कि वह युद्ध के मैदान के किसी दूसरे हिस्से में सक्रिय थी जहां वे थे। जैसे जैसे वे मोर्चे के करीब पहुंचे, वे सबसे समर्पित आगंतुकों के पास पहुंचे जो भाषणों के बाद नहीं गए थे। ये हीलिंग ट्री का गार्ड है, किसी ने पुकारा और दानवों में स्वीकृति की एक बड़ी गर्जना फैल गई जिसने भीड़ में अन्य शोर को दबा दिया। नदी के पश्चिमी किनारे के निवासियों को पता नहीं था, लेकिन लोड्स झुग्गियों और फैले इलाके में एक बहुत बड़ी हस्ती थी। गिल्ड हाउस के पास स्टोन चैपल जिले में ये वह दुकान थी जिसके लिए डार्कलाइट होस्ट बेहतर जाना जाता था। काल दाना के साथ गेट पर पहुंचे और गार्ड ने विनम्रता से सिर झुकाया। उसके हाथ में एक हरे रंग की मैना जैड की अंगूठी थी और उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। लेकिन काल ने देखा कि दूसरे गार्ड के कानों में लाल और सफ़ेद मैना जैड की बालियां लटकी हुई थीं और उसके चौंकाने वाले सफ़ेद बाल उन्हें दिखाने के लिए पीछे खींचे हुए थे। किसी ने उसे प्रभावित करने के लिए पूरी कोशिश की थी और उसे उपहार पर बहुत गर्व था। धन्यवाद, अपनी दोपहर का आनंद लें, काल ने उत्तर दिया जब वे उसे दरवाजे से अंदर ले गए। निश्चित रूप से अधिपति, भगवान जल्द ही आपको ढूंढेंगे अगर आपके लिए कहीं दिखाई देना संभव है, महिला गार्ड ने उत्तर दिया। काल ने दाना को गार्ड की लाइन का अनुसरण करते हुए मैदान के उत्तर की ओर खुले स्थान की ओर बगीचों में ले गया। सैकड़ों अधिपति और कुलदेवता पहले से ही एकत्र थे और शक्ति की आभा दमनकारी थी, लगभग भारी। अब वह समझ सकता था कि उन्होंने इसे अधिपति रैंक इवेंट क्यों बनाया। सभी राजनीतिक मुद्रा और व्यापारिक सौदों के साथ मुस्कुराहट के नीचे तनाव अधिक था और दानव लगातार शक्ति का रिसाव कर रहे थे। काल ने देखा कि एक नागा आदमी मुस्कुराया और तलवार पर हाथ रखकर अपने कूल्हे को उजागर करने के लिए आगे बढ़ा। एक पल के लिए काल ने सोचा कि यह एक आक्रामक कार्य हो सकता है, भले ही वह बेशर्मी हो। फिर उसने ब्लेड को पहचान लिया। ये 2 अधिपति रैंक वाले हथियारों में से एक था जिसे डार्कलाइट होस्ट ने नीलामी में रखा था और आज सुबह उत्सव शुरू होने से पहले इसे बेच दिया होगा। काल ने जल्दी से उस आदमी के खिताब की जांच की। काफ़ी फैशनेबल लग रहे हैं, प्रिंस गैबिल। ऐसा लगता है कि आज सुबह की नीलामी में आपको बड़ी जीत मिली है। उस ब्लेड पर जहर का प्रभाव विशेष रूप से शक्तिशाली निकला। उसने नागा राजकुमार का अभिवादन किया। ओह, क्या आप इस उत्कृष्ट कृति के लिए मेरे प्रतिस्पर्धियों में से एक हो सकते हैं? प्रिंस गैबिल ने पूछा। काल ने अपना सिर हिलाया। बिल्कुल इसके विपरीत, यह मेरा गिल्ड था जिसने इसे बिक्री के लिए रखा था।
ये देखना बहुत अच्छा है कि इसे एक गर्वित मालिक के साथ एक अच्छा घर मिल गया है। इसने कई अन्य अधिपतियों को आकर्षित किया। शाखा नेता, मुझे नहीं लगता कि आपके कारीगर अगले महीने बिक्री के लिए अन्य सामान लेख रखेंगे, है न? महिलाओं में से एक फुर्तीला लेकिन एथलेटिक ऑक ने उत्साह से पूछा। काल ने कंधे उचका दिए। मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता। अधिपति रैंक वाली वस्तुएं केवल तभी बनाई जाती हैं जब कारीगर प्रेरित महसूस करता है। इसलिए जबकि यह संभावना है कि हमारे पास नीलामी में आइटम होंगे, मैं यह नहीं कह सकता कि वे क्या होंगे। ऑक ने समझ में सिर हिलाया। ये समझ में आता है। मैं सुरक्षा प्रमुख के रूप में एक व्यापारी समूह के लिए काम करता हूं, और मेरा बॉस कुछ हद तक परेशान है कि उसने आज सभी बेहतरीन आइटम खो दिए। दूसरों के आत्मसंतुष्ट चेहरे से काल को संदेह हुआ कि यह कोई दुर्घटना नहीं थी। कम से कम वे इस बात से परेशान नहीं थे कि उसके बॉस को नीलामी घर के बेशकीमती खजाने से वंचित कर दिया गया था। उन्हें बोलने के लिए ज्यादा समय नहीं दिया गया, इससे पहले कि एक बेहद शक्तिशाली आभा उनके पास पहुंची और समूह फैल गया ताकि लॉर्ड सीधे काल के पास पहुंच सके। डाकलाइट होस्ट का युद्ध चैंपियन। ये कितनी आकर्षक बात है, सिस्टम द्वारा इस तरह की उपाधि और एक पौराणिक गिल्ड नाम दिया जाना। लॉर्ड ने धीरे से बोलते हुए घोषणा की। काल ने लॉर्ड को प्रणाम किया, जबकि दाना ने विनम्रता से प्रणाम किया। वास्तव में ऐसा है। हालांकि कई लाभ तब तक स्पष्ट नहीं थे जब तक कि मेरे पास एक उचित गिल्ड हाउस नहीं था। वास्तव में मुझे विश्व ड्रैगन का आशीर्वाद मिला है। काल ने सहमति जताई। लॉर्ड ने भौहें सिकोड़ी। मैं समझ गया। तो आपको वास्तव में देवताओं द्वारा ये गिल्ड उपाधि दी गई थी? काल ने सिर हिलाया। पहली बार जब मैंने शहर की रक्षा की तो मुझे डाकलाइट होस्ट के युद्ध चैंपियन का दर्जा दिया गया। इसने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। यह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने नामकरण प्रतिबंधों में कोई समाधान खोज लिया था। वह वास्तव में पौराणिक गिल्ड का सदस्य था। कृपया पार्टी के बाद रुकें, मैं आपको बुला लूंगा। हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ है, लॉर्ड ने जोर दिया। फिर वे अन्य मेहमानों के साथ बातचीत करने चले गए। लॉर्ड द्वारा सीधे संबोधित किए जाने के कारण काल और डाना पार्टी में बेहद लोकप्रिय हो गए, और कुछ ही मिनटों में वे ड्रैगन द्वीप समूह के दर्जनों नए लोगों से मिल चुके थे। स्थानीय लोग ज्यादातर पीछे हट गए थे, क्योंकि वे बाद में उनसे फिर मिल सकते थे। कोई भी विदेशी राजकुमार या राजकुमारी को उस समय की मशहूर हस्ती से मिलने के लिए इंतजार नहीं करवाना चाहता था, और काल की लोकप्रियता ने सबसे अप्रिय लोगों को भी उनसे दूर कर दिया। लेकिन जल्द ही इसका असर खत्म हो गया, क्योंकि लॉर्ड अभी भी अपने दौरे पर थे, नए लोगों से मिल रहे थे जिन्होंने पिछले साल उनके ध्यान भटकने के दौरान कुछ उल्लेखनीय काम किया था। बटलर बगीचों में घूम रहे थे, और जब भीड़ थोड़ी कम हो गई तो काल के चारों ओर शुभचिंतकों का दूसरा समूह इकट्ठा हो गया। लॉर्ड काल, मुझे नहीं लगता कि हम मिले हैं, लेकिन दाईमूसा ने हमें बताया कि आप प्रजनन क्षमता के उस आकर्षण का स्रोत थे जो स्थानीय कुलीन वर्ग के लिए इतना प्रभावी रहा है। हमें आपका धन्यवाद करना चाहिए। ओनी डायमंड महिला ने काल को एक श्रद्धापूर्ण नज़र से अभिवादन किया, जिसने दाना को परेशान कर दिया। मुझे धन्यवाद देने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे मेरी सेवाओं के लिए काफ़ी अच्छा भुगतान किया गया था। आपके परिवार में आने वाले आगमन पर बधाई, काल ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया। डेमनिस मुस्कुराए। हाँ, घर में फिर से बच्चे होना अच्छा रहेगा। मुझे डर है कि मेरे बाकी सभी बच्चे बहुत पहले ही बड़े हो गए हैं और बाहर चले गए हैं। अत्यधिक लंबी उम्र के नुकसान। उसके बगल में बैठा आदमी हंसा। मुझे लगता है कि अगले कुछ सालों तक पारिवारिक समारोहों में ये कुछ अजीब होगा। हमारी बहू और पोती भी दाई की ग्राहक हैं। दाना इस विचार पर हंसे बिना नहीं रह सकी, और सुंदर डायमंड ने उस पर मुस्कुराया। हाँ, मुझे यकीन है कि जब वे किशोर होंगे और ट्रिपलेट प्रिंसेस के चयन वर्ष के करीब होंगे तो यह और भी बदतर हो जाएगा। लेकिन यह अभी भी कुछ साल दूर की बात है, और यह पहली बार नहीं है जब हम पिछले 100 सालों में इस स्थिति से गुजरे हैं। 4 शताब्दियों के बाद भी भगवान और उनकी पत्नी काफ़ी प्रेमपूर्ण हैं। इससे आसपास के ज्यादातर राक्षस हंसने लगे। हर 20 या 30 साल में भगवान की पत्नी ज्यादा बच्चों की मांग करने लगती, क्योंकि उसके घर में बहुत समय से कोई बच्चा नहीं था। ज्यादातर पुरुष सुझाव देते कि वह अनाथालय या बच्चों के साथ काम करने वाली किसी दूसरी जगह पर स्वयंसेवक के रूप में काम करे, लेकिन भगवान ने उसे सिर्फ अपने बच्चे देने को प्राथमिकता दी। पहली सदी में उनके दर्जनों बच्चे थे। फिर यह धीमा पड़ने लगा और कई लोगों ने मान लिया कि अब सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन तब से हर पीढ़ी में नए राजघरानों का जन्म होना एक विश्वसनीय घटना बन गई है। गार्डन पार्टी शाम को देर से खत्म होने लगी, हालांकि कई जोड़े महल या कहीं और एक साथ रोमांटिक डिनर का आनंद लेने के लिए जल्दी चले गए थे। दाना ने बगीचे के सामने वाले आंगन में से एक में खाना खाने का विकल्प चुना था, जहां से वह भीड़ के सामाजिक संपर्क को बहुत देख सकती थी। गुटों के बीच की गतिशीलता उसे आकर्षित करती थी, क्योंकि उनमें से कई स्पष्ट रूप से एक दूसरे से घृणा करते थे, लेकिन उनमें से कोई भी यहाँ परेशानी शुरू करने की हिम्मत नहीं करता था। जब वे मिठाई खा रहे थे तब लॉर्ड का बटलर आया और लॉर्ड की किसी भी मीटिंग के लिए उन्हें अंदर ले जाने के लिए इंतजार करने लगा।
काल को संदेह था कि इसका गिल्ड युद्ध से कुछ लेना देना है, क्योंकि हॉक ने शहर की सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया था। लेकिन यह एक छोटी सी बात लग रही थी, क्योंकि क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जा चुका था और उसी दिन नुकसान की मरम्मत की गई थी। उन्हें सीधे लॉर्ड के घर के विंग में ले जाया गया, न कि किसी कार्यालय में, जिसके बारे में काल को उम्मीद थी कि यह एक अच्छा संकेत था। घर में बच्चों के होने पर कोई भी अपने कालीन पर खून नहीं लगाना चाहता था। ये हर जगह फैल जाएगा। बटलर द्वारा उनका परिचय कराए जाने से पहले ही लॉर्ड ने उन्हें अपने और अपनी पत्नी के सामने बैठने के लिए इशारा किया। स्वागत है, अधिपति काल, और आप ही वह व्यक्ति होंगे जिन्हें दाना जादूगर के नाम से जाना जाता है। उसने उनका अभिवादन किया। दाना ने असमंजस में उसे देखा, जबकि काल चुपचाप खुद से हंस रहा था। क्या ये सही नहीं है? मैंने हॉक नामक थंडरबर्ड के विचारों को सुना था और इसी तरह उसने तुम्हें संदर्भित किया था। कोई बात नहीं, तुम्हारा नाम वैसे भी दाना है, इसलिए ये काफ़ी करीब है। हा, वे शायद सोचते हैं कि हम सभी पादरी हैं क्योंकि उन्हें हॉक से उनकी बुद्धि मिली है, और वह तुम्हें, दाना और ओफेलिया को छोड़कर सभी को भाई और बहन कहता है। लॉर्ड के जारी रहने पर काल के मन में कह रहा हंसी। तुम्हारे द्रोध में आने के कुछ समय बाद ही मुझे पता चल गया था कि तुम मेरे इलाके में आओगे, और चेतावनी दी थी कि तुम काफ़ी उपद्रवी बन गए हो, इसलिए तुम्हें निर्वासित कर दिया गया है। लेकिन ऐसा लगता है कि ड्रैगन चर्च के मेरे पुराने दोस्त ने तुम्हारे स्वभाव को गलत समझा। अब अगर वे पूछते या शायद तुम्हें मेरे राजधानी शहर में नहीं छोड़ते तो ये शिष्टाचारपूर्ण होता। लेकिन यह मेरे और तुम्हारे ग्रह महाद्वीप के कुलदेवताओं के बीच का मामला है। मैंने तुम्हें आज यहाँ एक बहुत ही सामान्य मामले के लिए बुलाया है, यानी तुम्हें ये बताने के लिए कि मैं द्रोध और विदेशी शक्तियों के बीच व्यापार समझौतों में व्यवधान बर्दाश्त नहीं करूंगा। गार्डों ने तुम्हें नहीं रोका क्योंकि शक्तिशाली जादुई वस्तुओं को बेचने के बारे में कोई कानून नहीं है। हालांकि उक्त वस्तुओं के निर्यात के बारे में समझौते हैं जिन्हें व्यापारी सुविधाजनक रूप से अनदेखा कर रहे हैं। अब व्यापार पर युद्ध संसाधनों पर एक महत्वपूर्ण बोझ होगा, इसलिए मुझे उम्मीद है कि हम एक शांतिपूर्ण समझौते पर पहुंच सकते हैं जिसमें गेट के पास सबसे प्यारी दुकान को बंद करना शामिल नहीं है। आखिरकार आप पिछले कई हफ्तों से सिटी गार्ड की चर्चा का विषय रहे हैं। काल ने समझ में सिर हिलाया। वे व्यापारी जो हफ्ते में एक बार मेरा पूरा स्टॉक खरीदने आते हैं। मैं आपकी चिंता समझ सकता हूं। अगर आप चाहें तो मैं हर चीज़ पर खरीद सीमा लगाने में खुश होऊंगा, जब तक कि कोई स्वीकृत घरेलू विक्रेता टोकन न हो जिसे मैं जांच सकता हूं। लॉर्ड ने एक पल के लिए उस पर विचार किया। ये परेशानी की तरह लगता है। इस तरह के टोकन को बनाना, चुराना या बेचना बहुत आसान है। इसके बजाय मैं प्रस्ताव करता हूं कि शहर रॉयल रैंक और उससे ऊपर की हर चीज़ को थोक में खरीदेगा जिसे आप बेचना चाहते हैं, गैर लड़ाकू औषधियों और वस्तुओं को छोड़कर जिन्हें सैन्य सामान के रूप में विनियमित नहीं किया जाता है। मैं उन्हें उनके लिए उचित बाजार मूल्य देने का आदेश दूंगा, और बदले में मुझे उम्मीद है कि डाकलाइट होस्ट गिल्ड हाउस से कोई और समस्या नहीं होगी। जहाज़ों पर जादुई अंगूठियां नहीं लादनी चाहिए और न ही उन पर घात लगाने के लिए समुद्री लुटेरों को बुलाना चाहिए, न ही नागरिकों के घरों को नष्ट करने के लिए ओवरलॉर्ड रैंक की अग्नि कौशल का इस्तेमाल करना चाहिए, और यदि संभव हो तो गार्डों को ड्यूटी पर रहते हुए नेचर क्लेरिक से दिमाग बदलने वाली दवाएं खरीदने से रोकना चाहिए। काल ने आखिरी बात पर ठहाका लगाया और दाना भयभीत दिखी। लॉर्ड की पत्नी ने उसके कंधे पर थपथपाया। हमने नहीं सुना कि वे थे, लेकिन इससे पहले ही बता देना सबसे अच्छा है। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि ग्रीन ड्रैगन और उसके शिष्य कैसे हैं। काल ने सवाल पूछने से पहले इस व्यवस्था से उत्पन्न होने वाले किसी भी संभावित मुद्दे के बारे में सोचा। ओवरलॉर्ड रैंक मास्टरपीस जो हम बनाते हैं, क्या आप उन्हें भी पसंद करेंगे या उन्हें अभी भी नीलामी में भेजा जाना चाहिए? और हमारे पास वर्तमान में लारेड अकादमी के कुछ प्रशिक्षु हैं जो सेमेस्टर ब्रेक के दौरान रूनिक आर्ट सीख रहे हैं। ये किसी भी समझौते का उल्लंघन नहीं करता है ना? उसने सावधानी से पूछा। लॉर्ड ने अपना हाथ हिलाया। वे ठीक हैं, भले ही आप उन्हें रनस्मिथिंग की मूल बातें सिखा दें, ड्यूक ऑफ लारेड उन्हें हथियारों का बड़े पैमाने पर उत्पादन नहीं करने देंगे। ये हमारी व्यवस्था का हिस्सा है। लेकिन ओवरलॉर्ड रैंक वाले हथियार एक अनूठी चुनौती हैं, मैं मानता हूँ। हालांकि वे टोटेम रैंक वाले कर्मचारी या ब्लेड की तरह रणनीतिक राष्ट्रीय खजाना नहीं हैं, फिर भी वे खतरे के पैमाने पर बहुत ऊपर हैं। नीलामी में आज बिकने वाली दोनों वस्तुएं हमसे बहुत दूर दूसरे द्वीपों पर जा रही हैं। लेकिन उचित बाजार मूल्य सुनिश्चित करने का एकमात्र तरीका उन्हें नीलाम करना है। इसलिए मैं समझौता करने को तैयार हूं। अगर मैं नहीं चाहता कि आइटम खुले बाजार में जाए, तो मैं इसे नीलामी ब्लॉक तक पहुंचने से पहले नीलामी घर से खरीद लूंगा। अपने हाथों को गंदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि यह मुझे एक महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर ले जाता है। क्या आप ओवरलॉर्ड रैंक वाली वस्तुओं का बड़ी मात्रा में उत्पादन करेंगे? काल ने अपना सिर हिलाया। योजना थी कि महीने में 1 या 2 बार ऐसा किया जाए।
ताकि हमारे मास्टर कारीगर को यह न लगे कि रोजगार समझौता उसके लिए वित्तीय नुकसान है, जबकि वह अंतर्देशीय जाकर अपनी खुद की दुकान खोलने की योजना बना रहा था। प्रशिक्षु दुकान को लाभ में चलाने के लिए पर्याप्त आरोही और कमांडर रैंक आइटम बना सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए दुकान पर बिक्री के लिए समान मानक की इन्वेंट्री न होने से व्यापार पर काफ़ी असर पड़ेगा। इससे द्रोद की महिला हंस पड़ी। एक कमांडर रैंक की अंगूठी एक औसत दुकान के कर्मचारियों को महीने के लिए भुगतान कर सकती है। भगवान ने चिंतनशील रूप से देखा। मैं समझता हूं कि यह कैसे एक मुद्दा हो सकता है। कस्टम ऑर्डर प्रति ग्राहक प्रति माह 2 सेट से अधिक सामान या हथियारों और कवच का एक सेट नहीं, राज्य के लिए स्वीकार्य होगा। भले ही वे ओवरलॉर्ड रैंक के हों, ये ठीक है। काल ने स्वीकृति में सिर हिलाया। ये थोड़ा कष्टदायक होगा, लेकिन वे इसके साथ काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं था कि वह द्रोद के भगवान के साथ लड़ाई जीत सकता था या अन्यथा उसे अपना मन बदलने के लिए मजबूर कर सकता था। अद्भुत, मैं बटलर से समझौता तैयार करवाऊंगा, भगवान ने फैसला किया। जबकि पुरुष प्रतीक्षा करने में संतुष्ट लग रहे थे, द्रोद की महिला के पास अलग विचार थे। चूंकि आप यहाँ हैं, क्या आप मेरे लिए एक छोटा सा उपकार करने से पीछे हटेंगे? आप देखिए, मैं नर्सरी में किए गए कुछ छोटे उन्नयन का उपयोग कर सकती हूँ। उसने पूछा, ये जानते हुए कि काल एक रन मास्टर था। बिल्कुल नहीं, आपके मन में क्या था? काल ने पूछा। युवा दानव अत्यधिक उच्च मान वातावरण में सबसे अच्छे से विकसित होते हैं। मुझे बताया गया है कि आपके आइटम मान को संग्रहित करने और स्वयं रिचार्ज करने में सक्षम हैं। क्या नर्सरी पर इस तरह का जादू डालना संभव होगा? उसने पूछा। एक नर्सरी को प्रशिक्षण कक्ष में बदल दें, जिसमें हर सतह पर सघन मैना संघनित हो। मुझे लगता है कि यह संभव होना चाहिए। भले ही यह वह सब कुछ न हो जिसकी आप उम्मीद कर रहे हैं, मैना के स्तर को शहर के बाकी हिस्सों की तुलना में 2 या 3 गुना तक बढ़ाने में सक्षम होना चाहिए। काल ने सावधानी से सहमति जताई। ओह, यह अद्भुत होगा। आप जानते हैं, मैना राक्षसों के बचपन के विकास के लिए आवश्यक है, लेकिन ऐसी नानी को ढूंढना बहुत मुश्किल है जिसके पास उनकी क्षमता को अधिकतम करने के लिए दुर्लभ कौशल और कोमल स्पर्श हो। उस शुरुआत के बिना इसे पकड़ने में सदियां लग सकती हैं। महिला ने काल को उसके हाथों से बाहर खींच लिया, जिससे दाना द्रोद के भगवान का सामना कर रहा था। उनके प्रवेश करने के तुरंत बाद उनकी आभा के अनजाने दबाव ने उसे शांत कर दिया था, लेकिन काल के विपरीत, जिसके बारे में दाना को यकीन था कि उसके मस्तिष्क का वह हिस्सा गायब था जो खतरे के स्तर को निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार था, वह इस बात से अच्छी तरह वाकिफ थी कि ये दानव कितना खतरनाक था। लेकिन भगवान मुस्कुरा रहे थे और उन्होंने एक और ट्रे लाने का आदेश दिया। फ्रूट जूस और फिंगर सैंडविच। उन्हें कुछ समय लगेगा, मेरी पत्नी तब तक नहीं रुकती जब तक उसे वह नहीं मिल जाता जो वह चाहती है। अब मुझे यकीन है कि आपके पास एक मज़ेदार पृष्ठभूमि कहानी भी होगी। आप अपने ग्रह महाद्वीप को ऐसे ड्रैगन शापित आदमी के साथ कैसे छोड़कर चले गए? दाना इस वाक्यांश से भ्रमित थी। ड्रैगन शापित, भगवान ने उस पर मुस्कुराया। यह एक मुहावरा है जिसका उपयोग हम अन्य प्रजातियों के लिए करते हैं जो पुराने देवताओं के प्रति कुछ ज्यादा ही दयालु हैं। वे बहुत कम उम्र में मूर्खता से मर जाते हैं, और अगर मेरी आभा दृष्टि झूठ नहीं बोल रही है तो आप दोनों को अपने 17वें जन्मदिन पर आना चाहिए। फिर भी आप एक सम्राट रैंक वाले मानव हैं। इस तरह की बात आकस्मिक रूप से नहीं होती है। अधिक संभावना है कि यह उसके साथ निकटता के कारण हुआ हो। दाना ने उस पर मुस्कुराया। आप जानते हैं, काल भी एक इंसान है, या कम से कम मुझे यकीन है कि वह एक समय पर था। द्रोद भगवान ने कंधे उचका दिए। मैं उसे तब कभी नहीं जानता था, लेकिन मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि वह अब नहीं है। इस बिंदु पर मैं शर्त लगा सकता हूं कि नागा रानी और शून्य बेजे दोनों का मानवता के साथ एक मजबूत आनुवंशिक संबंध है। उन शब्दों के साथ कैरा दाना की गोद में बैठने के लिए बाहर आई। अगर वे उसके बारे में बात कर रहे थे तो उसे निश्चित रूप से जूस पीने की अनुमति थी। उसने अपनी नाक से इशारा किया और दाना ने उसे एक छोटा गिलास पिलाया। लॉर्ड ने उत्सुकता से अपना सिर एक तरफ झुकाया। उस शून्य बेजे के पंख हैं। कैरा ने अपना पे खत्म करते हुए उन्हें आगे बढ़ाया और दाना ने सिर हिलाया। हाँ, वह एक पंख वाला शून्य बेजा है। क्या यहाँ कोई और किस्म है? लॉर्ड द्रोद ने सिर हिलाया। हाँ, वास्तव में पंखहीन किस्म बहुत आम है। मैंने व्यक्तिगत रूप से पंखों वाला शून्य बेजे कभी नहीं देखा। उनके बिना भी वे पहले से ही समाज के लिए एक खतरा हैं। मुझे बताओ, क्या इस एक के पास कारावास से बचने के कौशल के रूप में शून्य शिफ्ट है? दाना ने अपना सिर हिलाया, जबकि कैरा उत्सुक दिखी। उसे नहीं पता था कि यह एक विकल्प था। उसे वह विकल्प क्यों नहीं मिला? काल सुस्त था। नहीं, उसकी विशेषताएं विघटन और अशक्तिकरण हैं। दाना ने समझाया। लॉर्ड हैरान दिखे। जादू विरोधी, ये तो बस कपटी है। कारा ने खुशी से सिर हिलाया और बूढ़ा दानव मुस्कुराया। ऐसा लगता है कि वह इस तथ्य से अच्छी तरह वाकिफ है। एक बार जब वह अधिपति रैंक पर पहुंच जाती है तो वह संभवतः एक विचार से पूरी सेनाओं और नौसेना के बेड़े को बंद करने में सक्षम होगी।
अधिपति रैंक शून्यकरण उन्हें पानी में मृत छोड़ देगा। शायद मुझे अपनी प्यारी पत्नी के लिए एक खोजने की ज़रूरत है। जब लड़के उसके साथ शरारत करते हैं तो उसे नफरत होती है और यह एक काफ़ी अच्छी तरह से समाजीकृत प्रतीत होता है। कारा ने दाना को चेतावनी भरी नज़र से देखा, उसे अन्यथा कहने की हिम्मत दी। हाँ, निश्चित रूप से अच्छी तरह से समाजीकृत। आपको देखना चाहिए कि वह हमारी प्रकृति पुजारिन को कितने धीरे से गले लगाती है। कारा ने सिर हिलाया। दाना जादूगर जानता था कि क्या जवाब देना है। काल ने नर्सरी के चारों ओर देखा, जो पूरी तरह से पेस्टल ब्लूज और ग्रेज में सजी हुई थी, और यह निर्धारित करने के लिए वर्तमान लेआउट की जांच की कि वह कैसे और कहाँ रूनवर्क रखने जा रहा था जिसे लेडी ऑफ द्रोथ चाहती थी। अपने कंधे पर नज़र रखते हुए, अपनी आभा को पूरी तरह से नियंत्रित करते हुए, लेडी ऑफ द्रोथ ने एकदम कोमल और प्यारी पत्नी की छवि दिखाई, लेकिन काल जानता था कि वह एक पौराणिक रैंक या उच्च प्राचीन दानव थी। फिर भी जिस तरह से वह अपनी आभा को छिपा सकती थी, उससे उसे पूरी तरह से मातृत्व का एहसास हुआ। या शायद यह इसके विपरीत था। शायद वह अपनी आभा को छिपा सकती थी क्योंकि वह पहले से ही मातृत्वपूर्ण थी। उसे स्पष्ट रूप से मातृत्व पसंद था। इस कमरे का कितनी बार नवीनीकरण होता है? मैं रूनों को पेंट कर सकता हूँ या मैं उन्हें तराश सकता हूँ? इसका उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि आप सौंदर्य शास्त्र को कितना महत्व देते हैं और आप दीवारों को कितनी बार पेंट करते हैं। रूनों पर किसी भी तरह से पेंट करने से वे निष्क्रिय हो सकते हैं। हालांकि नक्काशीदार रूनों के साथ ऐसा होने की संभावना बहुत कम है। काल ने समझाया। लेडी ने भौहें सिकोड़ी। मुझे इसे साल में 2 बार बदलना पसंद है, लेकिन कमरे के कुछ हिस्से वैसे ही रहते हैं। छत को शायद ही कभी छुआ जाता है और वे मुकुट ढलाई मेरे समय से पहले के अवशेष हैं। कृपया उन्हें नुकसान न पहुंचाएं। अगर वे उसके समय से पहले के थे तो इसका मतलब था कि वे 400 साल से ज़्यादा पुराने थे। उसकी शादी उससे भी पहले हो चुकी थी और संभवतः ये महल तब से उनका घर रहा होगा। काल को लिटिल बटरफ्लाई के नाटकों की तुलना में द्रोध के इतिहास को ज़्यादा गहराई से देखना होगा। या रेमी को इस पर कुछ किताबें दिलवानी होंगी। वह जल्द ही उन सभी को पढ़ लेगी। काल ने सिर हिलाया। क्यों न मैं आपके लिए एक कस्टम आइटम बना दूं? इसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन यह नवीनीकरण से बचने और लड़कों की नींव स्थापित होने तक टिके रहने की अधिक संभावना होगी। महिला ने अपना सिर हिलाया। रईस हमारे हर कदम पर बहुत बारीकी से नज़र रखते हैं। अगर पार्टी के बाद तुम फिर से आते जाते देखे गए या हमें तुमसे कोई ऐसा तोहफा मिला जिसके बारे में उन्हें पता नहीं है, तो वे लड़कों की हर उपलब्धि पर सवाल उठाएंगे और मेरे बच्चों को कभी भी शांति नहीं मिलेगी। काल ने समझ में सिर हिलाया। फिर उसे एक बढ़िया विचार आया। क्या तुम्हारे पास पेंटिंग ईजल है? उसने पूछा। महिला उलझन में दिखी, लेकिन काल को दूसरे कमरे में ले गई। ये स्याही, कागज़ और विभिन्न कलात्मक आपूर्तियों से भरा हुआ था। ये बहुत बढ़िया काम करेगा, काल ने समझाया। फिर राय के स्थान से थोड़ा मोनाक रैंक सिल्क लिया और उसे खाली कैनवस में से एक के आकार में काट दिया। उसने आकार का परीक्षण किया, फिर उसे टेबल पर रखा और एक स्याही ब्रश उठाया। मंत्र के लिए वास्तविक रून जटिल नहीं थे, बस मैना अवशोषण को बढ़ाने के लिए स्थान को परिभाषित करना और मैना घनत्व को बढ़ाना, ये निर्दिष्ट करने के लिए एक संशोधन के साथ कि इसे बाहरी रूप से मैना इकट्ठा करना चाहिए और इसे फिर से भरने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले उन्होंने पेंटिंग के किनारों के चारों ओर 4 स्थानों पर प्रभाव के लिए रून लिखे, फिर सिल्क शीट को पलट दिया और एक काल्पनिक सुलेख शैली में प्यार में अच्छे भाग्य के लिए रून लिखा जो मंत्र के रूप में सक्रिय नहीं होगा। राय का सिल्क बिना किसी समस्या के मोनाक रैंक प्रभाव ले सकता था और संभवतः अधिक, लेकिन मोनाक रैंक इसके लिए पर्याप्त से अधिक था क्योंकि वह उन्हें मैना में डूबने की कोशिश नहीं कर रहा था, बस कमरे में स्तर को इतना बढ़ा दिया कि वे अपने चरम पर पहुंच जाएं। उस बड़े रून का क्या मतलब है? सामने का मतलब क्या है? लेडी ने पूछा, जब काल ने किनारे के आसपास के लोगों को सशक्त बनाना शुरू किया। इसका मतलब है प्यार में भाग्यशाली। मुझे लगा कि आपका रिश्ता जितना मजबूत है, आप अपने लड़कों के लिए भी वैसा ही चाहेंगे, काल ने समझाया। ओह, एक माध्यमिक प्रभाव। काल ने अपना सिर हिलाया। तकनीकी रूप से नहीं, लेकिन अगर वे शक्तिशाली हैं तो उन्हें किसी भी तरह से प्यार पाने का अच्छा मौका मिलता है। अगर आप चाहें तो मैं इसे टोकन या किसी और चीज़ में जोड़ सकता हूं, लेकिन किस्मत एक चंचल चीज़ है। लेडी ड्रोथ ने अपना सिर हिलाया। नहीं, मुझे लगता है कि यह आपकी जादुई पेंटिंग के लिए एक शानदार कवर बनाएगा। कोई भी सवाल नहीं करेगा कि मैं उनके कमरे के लिए प्यार में किस्मत वाली वस्तु क्यों चाहूंगा, और नौकरानियों को यह नोटिस करने की संभावना नहीं है कि उस एक कमरे में मैना घनत्व घर के बाकी हिस्सों की तुलना में अधिक है। कई बच्चों की आभा भावना को गड़बड़ कर देगी। काल ने काम खत्म किया और फिर रेशम को चढ़ाया, वास्तविक सक्रिय रूनों को छिपाते हुए। जब तक कोई पेंटिंग को चुराकर उसे उतार नहीं देता, तब तक उन्हें कभी पता नहीं चलेगा कि इसमें और भी कुछ है। यह मानते हुए कि वे किसी भी तरह से रून्स के जादू को नहीं देख सकते थे। कुछ राक्षसों के पास ये क्षमता अवश्य थी। महिला ने अपने लंबे काले बालों को पीछे किया और संतुष्टि में सिर हिलाया।
फिर वह कमरे के दूर वाले हिस्से में गई और उस खास आकार की पेंटिंग के लिए एक पिक्चर फ्रेम ले आई। एक सोने के फ्रेम में लगी सफ़ेद रेशम पर काली स्याही बेहद क्लासी लग रही थी, एक प्रदर्शनी के योग्य, अगर आप सुलेख का आनंद लेने वाले प्रकार के थे। जो वह थी, और इसलिए पेंटिंग को सुरक्षित रूप से लगाए जाने के क्षण से ही हटा दिया गया। उसने इसे कमरे में अकेली खिड़की के ऊपर रख दिया, बच्चों के हाथों या करीबी जांच की पहुंच से बाहर। जैसे ही इसे रखा गया, कमरे में मैना बढ़ने लगा। इसे बदलने में केवल कुछ सेकंड लगे, लेकिन जब ये खत्म हो गया तो नर्सरी में मैना निश्चित रूप से अधिक था। जहां लड़के सो रहे थे, और वह न केवल उनके शरीर बल्कि अपने शरीर को भी सामान्य से अधिक मैना अवशोषित करते हुए महसूस कर सकता था। यह एक निष्क्रिय मैना पुनर्जनन बफ की तरह था, लेकिन यह उसके जानवरों के स्थानों में मैना को फिर से भर रहा था, जो तब तक अपनी सीमा तक पहुंचने के करीब थे जब तक कि जानवर ओवरलॉर्ड तक नहीं पहुंच गए। कार्ल हॉक के शांत दृढ़ संकल्प को महसूस कर सकता था कि वह टीम में सबसे पहले ओवरलॉर्ड के रूप में अपनी जगह वापस लेना चाहता था, और उसने फैसला किया कि उसे गिल्ड हाउस के लिए भी ऐसा ही कुछ बनाना होगा। भले ही ये केवल जानवरों और राक्षसों पर काम करता हो, जो स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ सकते हैं, फिर भी वे घर के आधे निवासी थे। कार्ल मुख्य कमरे में लौट आया, जहां उसने पाया कि दाना और शहर के भगवान जूस पी रहे थे और सैंडविच खा रहे थे, जबकि हवा के जादू के सिद्धांत के विवरण पर चर्चा कर रहे थे। वे अपनी शुरुआती अजीबता से आगे बढ़ चुके थे, और एक बार जब उन्हें एहसास हुआ कि वे दोनों जादू के लिए जुनून साझा करते हैं, तो वे पूरी तरह से तल्लीन हो गए थे। इसलिए कार्ल और द्रोद की महिला ने उन्हें परेशान नहीं किया, और महिला ने उसे एक अतिरिक्त आश्चर्य के लिए दूसरे कमरे में ले जाने का फैसला किया। आपको रून्स का व्यापक ज्ञान है, क्या ये सही है? क्या आप एक ऐसा वार्ड बना सकते हैं जो मुझे बताएगा कि मेरे आश्चर्यों को बर्बाद करने के लिए कौन घुसता रहता है? ये वह जगह है जहां मैं भविष्य की घटनाओं के लिए अपने उपहार रखती हूं, और कोई व्यक्ति मेरे पति तक ज्ञान पहुंचाता रहता है। उसने फुसफुसाया। क्या तुम्हें यकीन है कि वह पहले से पता लगाने के लिए नौकरों के दिमाग को नहीं पढ़ रहा है? कार्ल ने पूछा। नहीं, मैंने इसका परीक्षण किया। मैंने जानबूझकर उनमें से कुछ को बताया, फिर उन पर एक जादू डाला ताकि ये देखा जा सके कि वे मेरे पति से संपर्क कर रहे हैं या नहीं। वे मेरे सबसे करीबी विश्वासपात्र नहीं हैं, इसलिए उसे किसी और तरीके से पता लगाना होगा। उसने जोर दिया। अगर वह उसके दिमाग को पढ़ रहा है तो उसे पता चल जाएगा, उसकी रैंक को देखते हुए। लेकिन 400 साल बाद वह उसे इतनी अच्छी तरह से जान सकता है कि वह हर बार उसके अगले कदम का अनुमान लगा सकता है। ऐसा कहा जाता है, वार्ड बनाना मुश्किल नहीं था। कार्ल ने एक तांबे का सिक्का निकाला और अपनी उंगलियों से उसे सपाट दबाया। फिर उसने किनारों को चिकना किया और वार्ड को लटकाने के लिए एक छेद बनाने के लिए उसमें एक पंजा घुसा दिया। उपस्थिति का पता लगाने के लिए सरल रून जोड़ा गया था, और जानबूझकर जागृत रैंक पर छोड़ दिया गया था, जिसमें कांस्य रून सिक्के के तांबे से काफी मेल खाते थे। फिर उसने क्षतिग्रस्त जायंट की अंगूठी से धातु का एक टुकड़ा निकाला जिसे हॉक ने निराशाजनक समझकर एक तरफ फेंक दिया था, और उसे एक गेंद में लपेट दिया। जादू के फीके पर जाने के कारण नर्म धातु पर काम करना आसान था, और कार्ल की नसों में मौजूद धातु अंगूठी से ज्यादा सख्त थी। इसे वह कमांडर रैंक तक ले गया और इसे लाल रंग में बदल दिया और लक्ष्य क्षेत्र पर जादुई प्रभाव का पता लगाने पर बजने लगा। ठीक है, हमारे पास इसके लिए 2 चरण हैं। पहला अलार्म है। ये बहुत तेज नहीं है, लेकिन अगर आपकी सुनने की क्षमता अच्छी है तो आप इसे बैठने के कमरे से पहचान पाएंगे। ये कमांडर रैंक पर है, इसलिए जो कोई भी कमरे की तलाशी लेने के लिए मंत्र का उपयोग करेगा उसे यह मिल जाएगा। तांबे की डिस्क वास्तविक पहचान आकर्षण है, और जब आप इसे सक्रिय करते हैं तो डिस्क आपको इस कमरे में प्रवेश करने वाले अगले व्यक्ति के बारे में बताएगी। एक बार इसका उपयोग करने के बाद आपको इसे फिर से रिचार्ज करना होगा, बस थोड़ी सी शक्ति ही काफ़ी होगी। कार्ल ने समझाया। लेडी ड्रोद ने खुशी से ताली बजाई क्योंकि उसने मंत्र को सक्रिय किया और इसे एक अप्रयुक्त दराज में रख दिया। ये पूरी तरह से काम करेगा। किसी को भी संदेह नहीं होगा कि मैंने उपहार कक्ष की सुरक्षा में 2 नई परतें जोड़ी हैं। अब मुझे लगता है कि हमें आपके दोस्त को बचाने जाना चाहिए। मेरे पति लगभग 5 शताब्दियों से अधिक अस्पष्ट रहस्यमय कलाओं का अध्ययन कर रहे हैं, और एक बार जब आप उन्हें शुरू कर देंगे तो वे कभी नहीं रुकेंगे। कार्ल मुस्कुराया और अधिक चिंतित था कि वह किसी तरह उनकी बातचीत में फंस जाएगा। दाना को पता था कि वह मंत्र पुस्तकें बना सकता है या कौशल स्थानांतरित कर सकता है, इसलिए यदि वे वास्तव में उनकी बातचीत में रुचि रखते थे तो ये पता चलना तय था कि वह उन कई मंत्रों की जटिलताओं का प्रदर्शन कर सकता है जिनका वह वर्णन कर रही थी। और निश्चित रूप से जब वे वापस आए तो द्रोद के भगवान के चेहरे पर एक उम्मीद भरी नज़र थी। मुझे बताया गया है कि आपके पास एक व्यापक क्षेत्र रणनीतिक स्तर का हमला मंत्र है जिसे विनाश के रूप में जाना जाता है, या सर्वनाश या कुछ और। आपको मुझे वह मंत्र सिखाने के लिए किस तरह की रिश्वत चाहिए? ये बहुत दुर्लभ है कि मुझे कोई ऐसा मंत्र मिले जो मुझे नहीं पता। मैं आपके डुप्लीकेटिंग टॉर्नेडो के जल तत्व संस्करण के साथ कुशल हूँ, इसलिए यह पूरी तरह से नया नहीं है।
लेकिन ऐसा दुर्लभ संयुक्त मंत्र कुछ दिव्य जानवरों के जन्मजात कौशल के अलावा मैंने पहले कभी नहीं देखा है। तकनीकी रूप से ये रैमी का एक नस्लीय कौशल था, लेकिन कोशिश करने में कोई बुराई नहीं थी। ठीक है, अपना दिमाग खोलो और मैं तुम्हें दिखाता हूँ। काल सहमत हो गया। पैकमास्टर काल ज्ञान प्रदान करता है, कौशल सर्वनाश अवज्ञाकारी नटखट निकोलस को हस्तांतरित किया जाएगा। ड्रोद के भगवान ने सिस्टम संदेश को लगभग 1 मिनट तक देखा, ये निर्धारित करने की कोशिश करते हुए कि यह क्या संकेत दे रहा था। फिर उसे अपनी युवावस्था के दौरान एक दिन याद आया। सिस्टम अवशेष में उसकी पहली यात्रा, जब उसने एक ही समय में दोनों पुरस्कार विकल्पों को पकड़ लिया था और तब तक जाने से इनकार कर दिया जब तक कि उदाहरण ने उसे दंडित नहीं किया और उसे बाहर नहीं निकाल दिया। अब उसे यह क्यों याद आया? 6 शताब्दियों से अधिक समय बाद, जब स्मृति लंबे समय से दफन थी, सिस्टम से संबंधित होना चाहिए था, और वह जानता था कि वर्तमान संदेश भी ऐसा ही था। ठीक है, वह हमेशा देवताओं के दिमाग में एक अवज्ञाकारी नटखट रहेगा। लेकिन 2 छड़ियां थीं और उसके पास 2 हाथ थे। अभी भी वह 2 जादुई हथियारों से लड़ता था। यह उसकी विशिष्ट शैली बन गई थी। ड्रोद के भगवान चुप बैठे थे क्योंकि वह उन सभी तरीकों पर विचार कर रहे थे जिनसे मंत्र काम कर सकता था, इस्तेमाल किया जा सकता है, बदला जा सकता है और अपग्रेड किया जा सकता है। फिर उसने संक्षेप में एक हमले के मंत्र के निहितार्थों पर विचार किया, जिसकी सीमा उसके वर्तमान पद पर बिल्कुल विशाल थी। जैसा कि दाना ने कहा था, यदि आप पोर्टल के साथ इस तरह के मंत्र का उपयोग करते हैं तो यह एक पारस्परिक रूप से सुनिश्चित विनाश की रणनीति थी, और वह आशा करता है कि अन्य नेताओं में से किसी ने भी कभी अपने दम पर ऐसा नहीं सोचा होगा। जिसने भी इस रणनीति के साथ आया था वह एक कपटी प्रतिभाशाली व्यक्ति था, लेकिन भगवान खुश थे कि उन्होंने इस विचार को प्रचारित नहीं किया। इसलिए जब तक कोई वास्तव में इसका उपयोग नहीं करता, एपोकेलिप्स पोर्टल एक गुप्त हथियार होगा। अब दाना का मतलब उल्का तूफान था जब वह प्रभाव का वर्णन कर रही थी, लेकिन वह नाम भूल गया था और काल को बस एक मंत्र पता था जिसका उसने उल्लेख किया था। इसलिए अंत में ये सब काम कर गया, लेकिन किसी ने भी जितना सोचा था उससे कहीं अधिक शानदार तरीके से। भगवान नए ज्ञान से इतने प्रसन्न थे कि उनके मन में यह सवाल भी नहीं आया कि काल ने ज्ञान को कैसे स्थानांतरित किया। ऐसा लग रहा था कि भगवान के साथ उनकी मुलाकात खत्म हो गई है, क्योंकि वह व्यक्ति जादुई वृत्त बनाना शुरू कर चुका था और एक छोटी सी किताब में नोट्स बना रहा था, इससे पहले कि उसकी पत्नी बटलर को काल और दाना को गार्डन पार्टी में वापस ले जाने के लिए बुलाती। बहुत कम लोगों को पता होगा कि वे इतने लंबे समय तक गायब रहे, क्योंकि मिलने के लिए कई अन्य महत्वपूर्ण लोग थे, और जब व्यापारिक सौदे अंतिम रूप देने होते थे तो निजी मीटिंग रूम में जाना असामान्य नहीं था। जल्द ही अंधेरा होने लगा और सेवारत कर्मचारियों ने एक शांत घोषणा की कि जल्द ही आतिशबाजी शुरू हो जाएगी। सभी लोग, आतिशबाजी जल्द ही शुरू होने वाली है, महल के स्पष्ट दृश्य के साथ खुद को एक अच्छी स्थिति में रखें। कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें टॉवर से लॉन्च किया जाता है। काल ने चेतावनी दी, आप नहीं आ रहे हैं। लोट्स ने जवाब दिया, हम अभी भी गार्डन पार्टी में हैं। मुझे नहीं लगता कि हम समय पर आपके पास पहुंच पाएंगे। कर्मचारियों ने मेहमानों के लिए आरामदेह कुर्सियां लाना शुरू कर दिया ताकि वे बिना अपनी गर्दन पर दबाव डाले आतिशबाजी को देख सकें। वे युवा जोड़ों और कुछ वृद्ध जोड़ों के बीच तुरंत लोकप्रिय हो गए, जिन्होंने शो के लिए एक सीट साझा करना चुना। काल ने भी ऐसा ही किया, दाना को पीछे खींच लिया ताकि वह उसके ऊपर आधी लेट जाए और रात के आसमान को देखे, जो शाम के लिए सभी अनावश्यक रोशनी बंद करने के कारण तेजी से काला हो रहा था। इससे कुछ लोगों के लिए आज रात घर वापस जाना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन उन्हें निश्चित रूप से आतिशबाजी का सबसे अच्छा दृश्य देखने को मिलेगा। भगवान ने भी शो में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। विस्फोटों के पहले सेट ने वादे के अनुसार ठीक घंटे पर हवा को रोशन कर दिया, और काल ने देखा कि मिश्रण में पारंपरिक आतिशबाजी थी, लेकिन शो का लगभग आधा हिस्सा वास्तव में जादुई रोशनी थी जो सेटिंग के लिए पृष्ठभूमि बना रही थी। इसका कारण वास्तव में काफी स्पष्ट था। आतिशबाजी के विस्फोटों को जमीन से महसूस किया जा सकता था और ध्वनि पूरे अनुभव का हिस्सा थी। जादुई रोशनी में ऐसा नहीं था, इसलिए वास्तविक आतिशबाजी के साथ उन्हें समय पर डालना समग्र अनुभव को कम नहीं करता था। शो आधे घंटे तक चला और फिर आकाश में अंधेरा छा गया और सन्नाटा छा गया, क्योंकि द्रोद की सड़कों पर लगे जादुई लैंप फिर से जल उठे, जो उत्सव के अंत का संकेत था। काल ने दाना को महल से बाहर निकाला और शहर की सड़कों पर ले गया, जो मौज मस्ती करने वालों और शराबियों से भरी हुई थी। काल को कुछ देर के लिए महिलाओं की चिंता हुई, फिर उसे एहसास हुआ कि थोर उनके साथ था। अगर कुछ हुआ होता तो उसे पहले ही पता चल जाता। इसलिए जब काल घर वापस आया तो उसे पॉपकॉर्न और कारमेल की खुशबू से आश्चर्य नहीं हुआ। रसोई कर्मचारी रात के लिए स्नैक मिक्स का एक बैच मिला रहे थे। पॉपकॉर्न, कारमेल और मूंगफली सभी एक बड़े कटोरे में मिलाए गए थे। आज रात हमारे पास शो के रूप में क्या है? काल ने सीढ़ी के नीचे रुकते हुए पूछा। मुझे अभी तक नहीं पता। लिटिल बटरफ्लाई थोर को नहीं बताएगी, लेकिन मंच पर अभिनेता हैं जो हमारा इंतजार कर रहे हैं।
काल सीढ़ियों पर दाना के पीछे पीछे गया, उसकी पूंछ पर खेल खेल में प्रहार करता हुआ, और फिर टॉवर की खिड़की के बाहर तितली द्वारा जोड़े गए रैंप से नीचे चला गया, जिससे पंखों के बिना नीचे शहर में जाना आसान हो गया। जब काल रात के लिए अपनी चुनी हुई सीट पर उतरा, जो एक बड़े नीले कंबल के साथ कुशनों का ढेर था, तो उसने मंच की ओर देखा और उलझन में भौहें सिकोड़ लीं। वह इन सभी लोगों को जानता था, वे वही समूह थे जो अकादमी से उसके पहले आउटिंग पर उसके साथ थे। लेकिन ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे तितली को इस बारे में पता चल सके। उसने सदियों से इसके बारे में नहीं सोचा था, और तितली निश्चित रूप से वहां नहीं थी। न ही उसके पास कोई समय तत्व कौशल था जिसके बारे में काल को पता था। लेकिन एक संभावना थी। ऐसा नहीं हो सकता कि तितली थोर को नाटक के बारे में न बताए, लेकिन ये कि थोर और तितली इस नाटक को तैयार करने के लिए एक साथ काम कर रहे थे, और थोर दूसरों को न बताने के लिए बहाने बना रहा था। दाना को भी उन्हें पहचानने में ज्यादा समय नहीं लगा। वह ये देखकर हंसे बिना नहीं रह सकी कि वे सभी कितने युवा और घबराए हुए लग रहे थे। अकादमी से बाहर अपनी पहली यात्रा पर वे सभी थोड़े डरे हुए थे। एक फ्लोटिंग कार्ट ने कार्मेल पीनट पॉपकॉर्न के बर्तनों को हर समूह के बैठने की जगह पर पहुंचाया, जो अर्धवृत्त में व्यवस्थित थे, ताकि वे सभी चाहें तो एक दूसरे से बात कर सकें। क्या आप जानते हैं कि हम क्या देखने जा रहे हैं? टेसा ने पूछा जब उसने देखा कि थोर अपनी उत्तेजना को छिपाने का बहुत बुरा काम कर रहा था। उस समय रसोई के कर्मचारी अपने स्वयं के पॉपकॉर्न मिश्रण के साथ प्रवेश करते हैं, और अभिनेता हिलना शुरू कर देते हैं। हमारे नाटकों की नई श्रृंखला के पहले एपिसोड में आपका स्वागत है। यहाँ से थोर द ऑनरेबल और उनके अच्छे दोस्त काल की गाथा शुरू होती है। अरे, थोर ने मंच पर आवाज लगाई। तभी एक बहुत छोटे थोर की छवि दिखाई दी और उसने अपनी जीभ बाहर निकाली। ओह, यह मजेदार होना चाहिए। लॉर्ड थोर जब छोटे थे तब बहुत प्यारे थे। क्या यह उनका पहला समूह आउटिंग है? क्या तब आपके पास कोई प्यारी सी तलवार थी, या आप सेरो रूप में ही रहे? लोरोस ने पूछा। लोर्ड्स ने हंसते हुए कहा, सेरो उनका प्राकृतिक रूप है। उन्होंने बहुत बाद में ही मानव रूप में परिवर्तन करना सीखा, जब वे पहले से ही मोनाक रैंक पर थे। काल भूल गया था कि जब वह छोटे थे तब थोर कितने उत्साहित और प्यारे थे। नाटक की शुरुआत ट्रेन से उतरने से हुई, और थोर झाड़ियों के बीच से गुजरते हुए काल और कहीं दूर के बीच आगे पीछे दौड़ रहा था। उस समय वह एक बड़े कुत्ते से थोड़ा ही लंबा था, काल की छाती से भी कम, जो इकट्ठे दर्शकों को बहुत छोटा लग रहा था। ओह, दाना भी वहां है। कितना प्यारा है। दाना काल से फुसफुसाने के लिए झुकी। मैं कसम खाता हूं कि जब हम अकादमी में पहुंचे थे तो हम इतने छोटे नहीं लग रहे थे। काल ने कंधे उचका दिए। चलिए इसे रचनात्मक स्वतंत्रता कहते हैं। लेकिन उन्होंने थोर पर बहुत अच्छा काम किया। मुझे आश्चर्य है कि क्या वे शो में राय को शामिल करेंगे। वास्तव में उन्होंने ऐसा किया। शो 3 घंटे के दौरान उनकी पूरी यात्रा से गुजरा, जिसका अंत ड्रैक्स के खिलाफ महाकाव्य लड़ाई के साथ हुआ, जिसने दर्शकों से तालियों की गड़गड़ाहट के साथ तालियां बटोरीं। हमें अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जल्द ही हम आपके देखने के आनंद के लिए दूसरा एपिसोड तैयार करेंगे। युवा काल की छवि ने घोषणा की। फिर मंच अंधेरा हो गया। काल अगली सुबह उठे और नहाए, फिर सूरज को उगते देखने के लिए सामने के यार्ड में चले गए। लेकिन जैसे ही वह पोर्च के झूले पर बैठने वाला था, उसने देखा कि उस पर कंबल में कोई था। वह इस व्यक्ति को जानता था। काल को इस बारे में यकीन था। ये कालकोठरी के पास कचरा हथियार के थोक विक्रेता की छोटी लड़की थी। काल ने छोटी छिपकली वाली लड़की को उठाया और उसे अंदर ले गया, जिज्ञासु मिक को चुप कराया, जो सामने के कमरे में दिन के लिए तैयारी कर रहा था। उसने उसे दूसरी मंजिल पर एक बिस्तर पर लिटा दिया और उसे सोता हुआ छोड़ दिया। जब वह जागी तो कोई उससे पूछ सकता था कि उसे आधी रात को डाकलाइट होस्ट गिल्ड हाउस में क्या लाया था। वे आतिशबाजी के बाद ही वापस आए थे, और ऐसा कोई तरीका नहीं था कि वह अंधेरे में उसकी उपस्थिति को अनदेखा कर सकता था, जब सोल साइट इतनी अधिक सक्रिय थी। मोइरा और डाला, लारेड कैपिटल अकादमी की 2 महिला शिक्षिकाएं, कमरे के बाहर इंतजार कर रही थीं जब काल ने उसे बिस्तर पर लिटा दिया था। तुम्हारी कोई दोस्त? मोइरा ने पूछा। काल ने अपना सिर हिलाया। वह कालकोठरी के पास एक थोक विक्रेता की दुकान में काम करती है। मुझे यकीन नहीं है कि वह इतनी सुबह यहाँ क्या कर रही है, लेकिन जब मैं उसे अंदर लाया तो वह घायल नहीं दिखी। खैर, मुझे लगता है कि यह एक तय बात है, क्योंकि यार्ड पर एक उपचार टोटेम प्रभाव है, और वह संभवतः घंटों से वहाँ थी। लेकिन हम ये पता लगा सकते हैं कि उसे क्या चाहिए जब वह जाग जाएगी। शिक्षकों ने सिर हिलाया, और डाला ने कमरे में चारों ओर देखा। क्या मिस रैमी जाग रही हैं? मैं आज सुबह जल्दी ही कीमिया पाठ शुरू करना चाहूँगा। काल ने मानसिक रूप से उसे खोजा और उसे भ्रमपूर्ण स्थान में पाया। वह पहले से ही अपनी प्रयोगशाला में है। तुम अभी वहाँ उससे मिल सकते हो। मैं नाश्ते के बाद यहीं मोइरा और मैश से मिलूंगा। हम दिन की शुरुआत सिद्धांत से करेंगे, और फिर हम जिस तरह से काम करेंगे उसमें कुछ बदलाव होंगे, जिसके बारे में मुझे सभी को बताना होगा। लेकिन डेविस अभी यहाँ नहीं है, और वैसे भी हमारे पास लगभग स्टॉक खत्म हो गया है।
डेविस कुछ ही मिनटों बाद आया, जब कार्ल खाने के लिए टेबल पर बैठ रहा था। तुम जल्दी आ गए, कार्ल ने नोट किया। आज सुबह माँ असहनीय हो रही है। छुट्टियों के कारण वह नाती नातिन के बारे में बहुत परेशान हो गई है और अब वह मुझे शादी करने के लिए मजबूर कर रही है। उसने कल रात अपनी सहेली की बेटी के साथ मेरी डेट भी तय कर दी। एक सेराफिम, अगर तुम इस पर यकीन कर सकते हो, मैं कल्पना नहीं कर सकता कि उसने कैसे सोचा होगा कि यह सब अच्छा होने वाला है। मूल्यांकनकर्ता ने बड़बड़ाया। एक सेराफिम, अगर तुम इस पर यकीन कर सकते हो, मैं कल्पना नहीं कर सकता कि उसने कैसे सोचा होगा कि यह सब अच्छा होने वाला है। मूल्यांकनकर्ता ने बड़बड़ाया। ठीक है, अगर तुम्हारी माँ दोस्त हो सकती हैं तो मुझे नहीं लगता कि यह काम क्यों नहीं कर सकता है। थरी ने सुझाव दिया, अंडे हिलाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे स्पैटुला से इशारा करते हुए। मेरी माँ एक गिरती हुई परी नहीं है, मेरे पिता हैं। मेरी माँ एक लोमड़ी दानव है, डेविस ने समझाया। लोट्स ने अपने भोजन से ऊपर देखा। क्या समस्या है? क्या तुमने काले और सफ़ेद पंखों वाले हमारे टैबर्ट देखे हैं? शायद तुम्हें दोनों रंगों के एक एक प्यारे बच्चे मिल जाएं। सभी राक्षस उसे घूरने के लिए रुक गए। क्या मैंने कुछ अजीब कहा? ये प्यारा होगा। डेविस ने अनजान पादरी को देखकर मुस्कुराया। सौंदर्यशास्त्र से भी बड़े मुद्दे हैं। आप देखिए, हमारी प्रजातियां सचमुच शाश्वत दुश्मन हैं। हम समय की शुरुआत से ही युद्ध में हैं और अब भी ये केवल सेराफिम और डार्क एंजल्स के बीच युद्ध विराम है। यहाँ तक कि एक दूसरे को छूने से भी हमारा जादू प्रतिक्रिया करता है, जो हमें युद्ध के लिए तैयार करता है। अत्यधिक मामलों में ये शारीरिक दर्द भी पैदा कर सकता है। लोट्स ने भौहें सिकोड़ी। अच्छा, ये तो बेकार है। बड़े रोएदार पंखों वाली प्रेमिका का क्या मज़ा है जिसे आप गले लगाते समय अपना चेहरा भी नहीं छिपा सकते। डेविस ने धीरे से हंसा। ओह, यह उन्हें नहीं रोकता। आप देखिए, सेराफिम सभी दिमाग से विकृत हैं। भले ही संपर्क शारीरिक रूप से दर्दनाक हो, उन्हें ये पसंद है। उन्हें वास्तव में दर्द देने और सहने में मज़ा आता है। ये तो बस डरावना है। मिक ने अपना संदिग्ध लाल जूस नीचे रखा और उस पर मुस्कुराए। ओह, मैंने सुना है कि यह राक्षसों के बीच एक बहुत ही आम बात है। डेविस वास्तव में शर्मा गई जब उसने ऐसा कहा और पिशाच ने उसके कार्यस्थल के गुरु की चिढ़ाने की क्रिया को दोगुना कर दिया। या यही समस्या है? शायद तुम्हें यह थोड़ा ज़्यादा पसंद है, या तुम्हें इसे देखना पसंद है। डेविस ने उसके सिर पर थपथपाया और पिशाच की चिढ़ाने की क्रिया पूरी तरह से हंसी में बदल गई। मैं समझ गया, अब तुम्हारे प्रेम जीवन के बारे में चिढ़ाना बंद करो। हर कोई जानता है कि सेराफिम अजीब हैं, लेकिन जब वे आते हैं तो तुम्हें उनसे निपटना पड़ता है। वे चुपके से खुद को आशीर्वाद देना पसंद करते हैं ताकि जब वे हाथ मिलाएं तो पिशाच जल जाएं। नर्म कदमों ने उन्हें सचेत कर दिया कि उनका मेहमान जाग गया है और कुछ सेकंड बाद एक बहुत शर्मिंदा युवा गैको जैसी छिपकली लड़की दुकान पर आई। मुझे बहुत खेद है, मैं तुम्हारे बरामदे पर सो गई। मैं कुछ उपचार के लिए आई थी और वहाँ एक कंबल रखा हुआ था। उसने बुदबुदाया। ओह, क्या अब तुम ठीक हो? हम पादरी से तुम्हारी जांच करवा सकते हैं, कार्ल ने सुझाव दिया। लड़की ने उस पर मुस्कुराया। मैं अब ठीक हूँ, धन्यवाद। लेकिन मेरे पास एक बात है। मैं शब्द भूल गई। वह एक पल रुकी, अपने बगल में रखे एक छोटे से बैग में खोजबीन की। फिर उसने एक कागज़ का टुकड़ा निकाला जिस पर बहुत ही खुरदरी लिखावट थी। मारा, शॉपसिस असुस्ता, हेल पर थौक हथियार और कवच। कार्ल मुस्कुराने के लिए रुका क्योंकि उसे एहसास हुआ कि दुकान का नाम उसके अपने नाम के अलावा पहली चीज़ थी जो उसने सही लिखी थी। फिर उसने पढ़ना जारी रखा। 4 साल काम करना, फिर बाकी सिर्फ तस्वीरें थीं कि कैसे उसने वस्तुओं की कीमत गिनकर उन्हें एक एक करके सिक्कों में बदला। ओह, एक नौकरी का आवेदन। क्या आपकी दुकान में कुछ हुआ है? मुझे लगा कि कालकोठरी के पास वाला इलाका हमले से बच गया। कार्ल ने पूछा। मारा ने सिर हिलाया। हाँ, ऐसा ही हुआ। पिताजी ने कल जुए में हार गए और अब मुझे नहीं पता कि वे कहाँ गए। लेकिन मैंने सुना है कि आपके गिल्ड हाउस की दुकान में सिर्फ 2 लोग हैं और मेरे पास अनुभव है। मैं 8 तक गिन सकता हूँ और मैं कभी भी किसी वस्तु की कीमत नहीं भूलता। कार्ल ने इस पर विचार करने का नाटक किया, फिर मुस्कुराया। अच्छा, क्या आप हमारे लिए कोई दूसरा काम करने में कोई आपत्ति नहीं करेंगे? केयरटेकर जो को एक सहायक की आवश्यकता है, वह केवल एक ही है। मारा ने खुशी से अपना सिर हिलाया। मैं वह कर सकती हूँ, लेकिन मुझे एक हाथ से छपा हुआ कागज़ चाहिए। एक अनुबंध। हम एक कार्य अनुबंध पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। आओ मेज पर बैठो और मैं एक लिख दूंगा। कार्ल ने सहमति जताई। मारा ने एक सीट ली और वन ने उसके सामने पैनकेक की एक प्लेट रखी। लड़की जम गई और भोजन को घूरने लगी। गंध से उसके मुंह में पानी आ गया। वे तुम्हारे लिए हैं, नाश्ता करो, आज तुम्हें बहुत काम करना है। कार्ल ने अनुबंध लिखा, जबकि मारा ने एक पैनकेक लिया और उसे अपने मुंह में ठूंस लिया, जैसे कि उसे डर हो कि कोई उसे चुरा न ले। फिर तुरंत उसका दम घुटने लगा।
टेसा ने पैनकेक का बचा हुआ हिस्सा ले लिया और उसकी पीठ थपथपाई, फिर मारा को एक गिलास पानी दिया, जबकि वह पैनकेक को छोटे छोटे टुकड़ों में काट रही थी। धीरे धीरे खाओ, काम 1 घंटे बाद शुरू होगा। टेसा ने उसे डांटा, फिर पैनकेक के कटे हुए ढेर पर थोड़ा सा सिरप डाला। काल ने लिखना समाप्त किया और टेसा ने अपने नए कर्मचारी को दिखाने के लिए संक्षिप्त अनुबंध लिया। ठीक है, काल ने जो शर्तें पेश की हैं वे ये हैं। गिल्ड हाउस में एक कमरा जिसमें दिन में 3 बार भोजन और नाश्ता शामिल है, 3 चांदी के सिक्के प्रति सप्ताह वेतन में और एक नई वर्दी। मारा चौंक गई। क्या तुम सच में हर सप्ताह चांदी के सिक्के कहना चाहते थे, तांबे के नहीं? टेसा ने सिर हिलाया। ये यही है, 3 चांदी के सिक्के प्रति सप्ताह। शहर के अधिकांश हिस्सों में नए प्रशिक्षु सफाई कर्मियों को यही मिलता है। मारा के लिए ये बहुत बड़ी बात थी। एक बार में 1 चांदी का सिक्का उसके पिता द्वारा दिए जाने वाले पैसे के बराबर था, और अगर वह शराब पीता होता तो वह हर महीने इतना भी नहीं देता। मैं इसे ले लूंगी, मैं वर्दी पाने के लिए इंतजार नहीं कर सकती। क्या ये सुंदर होगी? केयरटेकर जो ने चुपचाप हंसते हुए कहा। स्वाभाविक रूप से यह उसकी तरह एक सफ़ेद एप्रन के साथ एक साधारण काली पोशाक होगी, लेकिन छिपकली लड़की किसी भी चीज़ में सुंदर होगी। अब जब सभी लोग एकत्र हो गए हैं, साथ ही एक नया सदस्य भी आ गया है, तो काल ने गिल्ड के बाकी सदस्यों को स्थिति समझाना शुरू कर दिया। ठीक है, मैं मुद्दे के मूल से शुरू करूंगा, फिर हम समाधान ढूंढ सकते हैं। द्रोद के भगवान ने फैसला किया है कि हमें रॉयल और मोनाक रैंक की वस्तुओं को कॉम्बैट बफ के साथ थोक में बेचने देना व्यापारियों को व्यापार समझौतों और हथियारों के प्रतिबंधों का उल्लंघन करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसलिए वह उन सभी को खरीदने जा रहा है जिन्हें हम सीधे बेचना चाहते हैं। ओवरलॉर्ड रैंक की वस्तुएं हम थोक में नहीं बेचते हैं, और वह उन्हें नीलामी में जाने की अनुमति देने के लिए सहमत हो गया है। हम कमांडर रैंक की वस्तुएं, गैर लड़ाकू वस्तुएं और पोषण बेचना जारी रख सकते हैं। हम कस्टम ऑर्डर भी कर सकते हैं, प्रति ग्राहक प्रति माह 1। इससे समझौतों का उल्लंघन नहीं हुआ। तो सवाल यह है, हम क्या बनाने जा रहे हैं? काल ने सभी को इस नई जानकारी पर विचार करने के लिए रुका। वे इतने लंबे समय से कॉम्बैट एनहांसमेंट बना रहे थे कि जब तक मांग कम नहीं हुई, उन्होंने कुछ और करने के बारे में सोचा भी नहीं था। लेकिन उन्नत लड़ाकू जादू ही वह मुख्य कारण था जिसके कारण लारेड कैपिटल अकादमी के 2 शिक्षक यहाँ थे। अगर वे उन्हें बनाना पूरी तरह से बंद कर देते तो ये रूनिक हथियार के क्षेत्र में उनके विकास को रोक देता। डेविस, हमेशा की तरह पेशेवर स्टोर मैनेजर, भौहें सिकुड़ते हुए बोला। तो आप दुकान में वस्तुओं की लाइनअप को पूरी तरह से बदलने के बारे में सोच रहे हैं? काल ने अपना सिर हिलाया। हथियारों के मामले को बदलना होगा, लेकिन हम एक्सेसरीज के मामले को वैसा ही रख सकते हैं अगर हम जादू को गैर लड़ाकू बफर में बदल दें। फिर हमने एक साइन लगाया कि हम कस्टम ऑर्डर लेते हैं और उन्हें बाकी की खरीद के लिए कैसल में भेजते हैं। डेविस ने सिर हिलाया। कम से कम बाहर एक गार्ड स्टेशन तो है। वे ग्राहकों को बता पाएंगे कि बाकी आइटम कहाँ मिलेंगे, लेकिन ये हमारे व्यवसाय के लिए काफ़ी नुकसानदेह है। इसकी मांग किसने की? काल ने आह भरी। खुद भगवान। मैं वास्तव में उन्हें रेत पीसने के लिए कहने की स्थिति में नहीं था। इससे फॉलन एंजल मुस्कुराया। लेकिन मैं तुम्हें कोशिश करते देखने के लिए अच्छे पैसे देता। ठीक है, हम इस पर काम कर सकते हैं। हम उन्हें सूचित करेंगे कि युद्ध की वस्तुओं को रणनीतिक रिजर्व का हिस्सा बना दिया गया है और वे नीलामी में या कैसल स्टोर रूम के माध्यम से उपलब्ध होंगी। फिर हम श्रमिकों की रचनात्मकता को दिखाने के लिए दिन प्रतिदिन की जादुई वस्तुओं से अलमारियों को भर सकते हैं। लेकिन प्रशिक्षु कार्यों के बारे में क्या? काल ने कंधे उचका दिए। उसने कहा कि कमांडर रैंक और उससे कम कोई बड़ी बात नहीं है। हम उस शक्ति स्तर पर जो चाहें बेच सकते हैं। लेकिन पहली चीज़ जो मैं करने जा रहा हूं वह है उच्च मैना घनत्व के लिए कार्यशाला को थोड़ा अपग्रेड करना। ये लोरोस को जल्द ही आगे बढ़ने की अनुमति दे सकता है और यह सभी के लिए मंत्रमुग्ध करने वाली वस्तुओं को आसान बना देगा। इसने सभी का ध्यान आकर्षित किया, लेकिन काल के कार्यशाला में जाने पर कोई भी उसका अनुसरण नहीं कर रहा था। वे सभी अपनी अगली परियोजनाओं की योजना बनाने में व्यस्त थे, अब जब उनके व्यवसाय करने के तरीके में बदलाव आया था। डाला, डेरेक और रैमी से बनी रूनिक कीमिया टीम के लिए यह आसान था। वे बस दिन के लिए जो भी दिलचस्प लगता था उसे बनाते रहते थे, क्योंकि पोषण तब तक युद्ध की वस्तु नहीं थी जब तक कि वह जहर या विस्फोटक न हो। ऐशब्रिंगर भी चिंतित नहीं था। उसे वास्तव में अपने द्वारा बनाई गई वस्तुओं को बेचने की परवाह नहीं थी, उसे बस उन्हें बनाने में मज़ा आता था। भले ही वे 1 साल तक कार्यशाला के किनारे एक बॉक्स में पड़े रहें, लेकिन इससे उसे कोई परेशानी नहीं होगी। इस महीने 2 ओवरलॉर्ड रैंक ब्लेड बेचने से होने वाली आय उसके लिए अपनी व्यक्तिगत परियोजनाओं के लिए सामग्री खरीदने और साल के बाकी दिनों में फौज पर काम करने के लिए पर्याप्त थी। साथ ही ये कार्यक्षेत्र गार्गोयल्स की सुरक्षा के साथ आया था, इसलिए कोई भी उसे बाधित करने या उसके समय की मांग करने की हिम्मत नहीं करेगा, जिस तरह से वे एक छोटी व्यक्तिगत कार्यशाला में करते हैं।
काल ने दरवाजे के ऊपर दीवार के अंदर रूनों को लिखने में बस एक पल का समय लिया और कार्यशाला में जमा हो रहे मैना को महसूस करते हुए संतुष्टि में सिर हिलाया। यह उनकी ज़रूरतों के लिए पर्याप्त से ज़्यादा होना चाहिए और फिर वह दूसरी मंजिल पर भी ऐसा ही करेगा ताकि वहां के कार्यक्षेत्र में रून क्राफ्टिंग के लिए पर्याप्त मैना उपलब्ध हो। हालांकि वह इसे पूरे घर पर नहीं रखना चाहता था, कम से कम पहली मंजिल पर नहीं, जहां लोग इसे आसानी से देख सकते थे। यह उसके गिल्ड सदस्यों और उनके मेहमानों के लिए एक उपहार था। खैर, काल ने अपने गिल्ड सदस्यों के बारे में कहा, लेकिन वह वास्तव में गिल्ड लीडर नहीं था। वास्तव में ये स्पष्ट नहीं था कि डार्कलाइट होस्ट के पास कोई नेता था या हो भी सकता था। वह एक युद्ध चैंपियन था और नामात्र रूप से इस शाखा का प्रभारी था, क्योंकि उसके पास गिल्ड टाइटल की सूची में शाखा प्रशासक प्राधिकरण था, लेकिन वह गिल्ड लीडर नहीं था। वे अभी भी संभावनाओं पर चर्चा कर रहे थे जब काल दूसरी मंजिल पर रून्स जोड़ने के लिए वापस अंदर आया। इस बार रून्स को घर की पूरी दूसरी और तीसरी मंजिल को घेरने के लिए सेट किया गया था ताकि सोते समय भी सदस्यों को अतिरिक्त ऊर्जा लाभ मिल सके। काल रसोई में वापस आया और एक ताज़ा बेक्ड क्रोएसेंट लिया, जबकि वह दूसरों के दिन की योजना पर चर्चा खत्म करने का इंतजार कर रहा था। आखिरकार डेविस ने नोट्स लेना समाप्त कर दिया और सिर हिलाया। हमारे पास अगले सप्ताह के लिए एक योजना है। युद्ध की वस्तुओं के बजाय हमारा इरादा है कि आप दूसरों को ऐसे मिश्रित रून्स सिखाएं जो कौशल योग्यता को बढ़ाएंगे। शुद्ध युद्ध शक्ति की तुलना में मेरा मानना है कि यहाँ हर कोई इस बात से सहमत है कि न केवल वह ज्ञान अधिक मूल्यवान है, बल्कि यह अत्यधिक लाभदायक भी होगा। जब तक हम महल के कर्मियों से इसे मंजूरी नहीं दे देते, तब तक हम उच्च रैंक वाली वस्तुओं को बिक्री पर नहीं रखेंगे। लेकिन हर कोई जवाब जानना चाहता है। उन्होंने समूह की ओर से समझाया। ठीक है, और इससे हम लोरोस द्वारा बनाई गई वस्तुओं को भी बेच सकेंगे। यहाँ तक कि आरोही रैंक क्राफ्टिंग सहायक उपकरण भी समुदाय के भीतर मूल्यवान होंगे। हर छोटी बड़ी चीज़ मायने रखती है। रैमी गुस्से में नोट्स बना रही थी और उन्हें काल के लिए अपने स्थान पर फेंक रही थी, क्योंकि उसके पास इस विषय पर कई विचार थे, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यह इतनी जल्दी सामने आएगा, इसलिए उसने तैयारी नहीं की थी। धन्यवाद रैमी, मैं इन्हें पाठ योजनाओं में शामिल करूंगी। आप जानते हैं, एक बार जब मैं वास्तव में एक बना लूंगी। रैमी हंस पड़ी, ये जानते हुए कि काल के पास कोई वास्तविक योजना नहीं थी और संभवतः तब भी नहीं होगी जब वह पाठ पढ़ा रहा था।